Yes, welcome students. So in the last lecture we have done the preparation of haloalkanes and haloarenes. So today we will start with the new topic, that is physical properties. Haloalkanes और haloarenes की physical properties देखनी है बच्चों. Physical properties. So let us see. Students, all the alkyl halides are colorless. जितने भी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं. बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड शो कलर व्हेन दे केप्ट इन द लाइट. जब उनको लाइट में रखा जाता है तो वो कलर शो करते हैं. ठीक है ना. तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस एक्सेप्ट iodide and bromide. When they are kept in, when except iodide and bromide, which show color in the presence of light. In the presence of light, लाइट की प्रेजेंस में क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं. ठीक है ना. अब देखिए यहां पर नाउ इनकी हम फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात करते हैं. फिजिकल स्टेट, सेकंड वन इज फिजिकल स्टेट. मिथाइल एंड इथाइल हैलाइड आर गैसेस. जितने भी मिथाइल हैलाइड्स होते हैं और इथाइल हैलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? गैसेस होती हैं. ठीक है ना. एंड हायर मेंबर्स आर लिक्विड और इन सॉलिड स्टेट. जो हायर मेंबर होते हैं वो या तो लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर वो सॉलिड स्टेट में होंगे. इज इट क्लियर? नाउ फिजिकल स्टेट अपने देख ली बच्चों. हम देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. देखिए बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया. एंड विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज. विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. ठीक है ना. बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल and directly proportional to the molecular mass. It means whenever we increase the surface area or molecular mass of a molecule, then its boiling point increases. Is it clear? मतलब कि अगर हम सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का बढ़ाएंगे और मोलिकुलर मास बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. एग्जांपल से समझते हैं. सो लेट अस सी CH3 Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 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 Cl. देखिए बच्चों यहां पर हेलोजन इज सेम इन दीज मॉलिक्यूल्स बट अल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट. अल्काइल ग्रुप जो है वो कैसे हैं? डिफरेंट है. देखिए यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पे एक कार्बन चेन है, यहां पे 2 कार्बन चेन है, यहां पे 3 कार्बन चेन है, यहां पर 4 कार्बन चेन है. तो with increasing number of carbon atom the surface area of the molecule increases. With increase in the number of carbon atom the surface area of the molecule increases. That's why the boiling point of this molecule is higher among these molecule. In these molecule में सबसे ज्यादा boiling point किसका है? इसका है. उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका और सबसे कम CH3Cl. क्योंकि ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है. दूसरा यहां पर मोलिकुलर मास भी डिक्रीज हो रहा है बच्चों. देखिए 4 कार्बन है, क्लोरीन है, मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा और उससे कम इसका होगा. ठीक है ना. तो यहां पर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. इज इट क्लियर? तो देखिए यहां पर अच्छा सरफेस एरिया बढ़ाने पर क्या होता है. अच्छा एक एग्जांपल और समझते हैं फिर हम बात करेंगे आगे. देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 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 Cl, CH3
CH2 CH CH3 CH2 Cl CH3 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 Cl. You can see that in three molecules, in these three molecules the number of carbon atom is same number of carbon atom है, and the halogen is also same. All these molecules have same molecular mass, इनका molecular mass same है. बट आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे जो 4 कार्बन्स हैं ऑल आर कनेक्टेड इन अ चेन, एक स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है, ठीक है ना. और यहाँ पे देखेंगे एक ब्रांच आ गई, और यहाँ पर देखेंगे 2 ब्रांचेस आ गई. विद इंक्रीज इन ब्रांचेस, ब्रांच इंक्रीज करने पर क्या हो गया बच्चों, सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया. और यहाँ पे देखो एक ब्रांच और सरफेस एरिया बढ़ गया, यहाँ एक भी ब्रांच है और बढ़ गया, तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है. तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर क्या होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जितने ज्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी. कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. ड्यू टू सरफेस इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज हाई, उससे कम इसका मॉलिक्यूल का होगा, एंड जो लीस्ट होगा वो इस मॉलिक्यूल का होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया. देखो सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट. देखिए मैंने आपको कहा जनरली कैसे होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में होते हैं. कैसे होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट. तो कोई ये तो जनरली लिक्विड स्टेट्स में ही होते हैं, जो बहुत ज्यादा हायर मेंबर्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में आते हैं, जनरली ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना. बट अब यहां पर जो आते हैं डाई हेलो बेंजीन्स, डाई हेलो बेंजीन्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो सॉलिड स्टेट्स में होते हैं. डाई हेलो बेंजीन्स आर द सॉलिड इन स्टेट. एंड एग्जाम्पल लेते हैं डाई हेलो बेंजीन का. फॉर एग्जाम्पल Cl 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 Cl. So there are 3 isomers. There are the 3 isomers of dihaloxane. This is orthoform, this is orthoisomer, this is meta isomer, and this one is para isomer. In these molecules have similar boiling point. इनका boiling point तो similar होगा बच्चों, लगभग सेम होगा, एक जितना होगा, एक आधा डिग्री का फर्क होता है. बाकी सबका जो है boiling point तो सेम होगा, बट मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या है, डिफरेंट है. मेल्टिंग पॉइंट हम इसमें इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट यहां पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना. ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं. अब यहां पर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी है. मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, पैरा आइसोमर का, ठीक है ना. यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, पैरा आइसोमर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, higher melting point than other member, the other isomers. अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, हाई क्यों है, ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप. उसकी शेप कैसी है, सिमेट्रिकल शेप है. देखिए यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ये सिमेट्रिकल है यहां पर, और यहां पर सिमेट्री नहीं है, तो इसकी सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है. ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप इट फिट बेटर इनटू द क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस में ये अच्छी तरह से फिट हो जाएगा. फिट होने की वजह से जब एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे अच्छी तरीके से, सेम शेप होने की वजह से अच्छी तरह से फिट हो जाएंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट उसकी वजह से ज्यादा हो जाएगा. अच्छी तरह से फिट होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी. आप सिंपल एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, हमने क्या करा, मैच स्टिक्स ली, मैच स्टिक्स बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है ना. अगर उसका एक बंडल बनाएंगे तो एक दूसरे के अंदर वो अच्छी तरह से पैक्ड हो जाएंगे. बट अगर हम वहीं पे ही छोटी छोटी लकड़ियां ले लें, वो टेढ़ी मेढ़ी हों, और उनका अगर हम बंच बनाएं तो वो अच्छी तरह से फिट नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना. सेम केस में यहाँ पे हैं, ये टेढ़े मेढ़े हैं और ये बिल्कुल सीधा है, तो सीधा होने की वजह से, सिमेट्री होने की वजह से अच्छी तरह से फिट हो जाता है क्रिस्टल लैटिस में. दैट्स व्हाई इट हैविंग
हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। इज इट क्लियर? सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी देखिए, मास बनाने पर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। और डेंसिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इज हायर देन वाटर, इनकी जो डेंसिटी होती है वाटर से ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। देखेंगे लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम, दैट इज सॉल्युबिलिटी। देखिए बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या होता है यहां पर, अगर हम एल्काइल हैलाइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, इफ वी डिसॉल्व एल्काइल हैलाइड इन वाटर, एल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट एल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। कारण क्या है, देखिए सपोज ये मैं यहां पर एल्काइल हैलाइड्स, इनको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब एल्काइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल्स को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो लेट अस सी, हमने क्या करा, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, एक में लिया एल्काइल हैलाइड और एक में लिया वाटर, और थर्ड टेस्ट ट्यूब में मैंने इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। थर्ड टेस्ट ट्यूब में मैंने इनको क्या करा, मिक्स करा। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, एल्काइल हैलाइड लिया, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया, वाटर, और थर्ड टेस्ट ट्यूब में मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो देखिए, जब टेस्ट ट्यूब ए, जो टेस्ट ट्यूब फर्स्ट है, उसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल खाली ए के होंगे, तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी। सिमिलरली टेस्ट ट्यूब बी में, सेकंड में जो है वो बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, क्योंकि बी कौन है यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। इसमें सिंपल वैन डर वाल्स फोर्स होती है, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सी फोर्स होती है, क्योंकि डायपोल है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी, लेकिन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होती है वीक होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। व्हेन दीज two molecules mix with each other in the third test tube, then the force of attraction is developed between A and B. A और B के बीच में force of attraction डेवलप होगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बच्चों, देखिए जब भी कोई बॉन्ड बनता है, whenever bond is formed, the energy is released. जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, and whenever we break a bond, then energy is required to break that bond. कोई भी अगर बॉन्ड बनता है तो उस समय उसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना। सेम केस में यहाँ पर बॉन्ड बेसिकली क्या, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, बी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगी, तब जाके ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है तो इट मींस ए एंड बी मिक्स हो जाएंगे। अगर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट नहीं होती है तो दैट मींस कि ये सोल्यूबल नहीं होंगे। हमने कहा कि एल्काइल हैलाइड जो होते हैं स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। अब रीजन सुनिए यहां पर, कारण क्या है, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ए एंड बी इज वेरी लेस। Force of attraction between A and B is very less, so the energy released during the force of attraction between the A and B is not enough to break the force of attraction between the A and BB। मतलब क्या है यहाँ पर, जो A और B के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एनर्जी ज्यादा नहीं निकलेगी। तो जितनी भी एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी इनफ नहीं है बेसिकली इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक ए और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट नहीं होगी। तो इसलिए यहां पर ये बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं एल्काइल हैलाइड्स वाटर के अंदर। इज इट क्लियर? तो ये आप एनसीईआरटी में आप देखेंगे पेज
पेज नंबर ये 291 पे आपको दे रखा है हेडिंग सोल्युबिलिटी। तो आप यहां से पैरा को पढ़िए, आपको सब कुछ समझ आएगा। जो मैंने कहा सेम एज इट इज यही लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? तो आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। चलिए, तो ये है बच्चों आज का सोल्युबिलिटी। इज इट क्लियर? ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब यहां पर देखो नेक्स्ट आता है रिएक्शंस। नेक्स्ट यहां पे आता है रिएक्शंस। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की रिएक्शन देखनी है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज, सेकेंड रिएक्शन कौन सी? एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड लास्ट वन इज रिएक्शन विद मेटल। थर्ड वन इज रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन होगी, विद मेटल्स। सो लेट अस सी। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, उसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। What are the nucleophiles? First of all, we have to know that what are the nucleophiles. Nucleophilic substitution reaction. चलिए, so first of all, we have to know that what are the nucleophiles. Nucleophiles are the nucleus loving species. Nucleus loving species होती हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज कौन होंगी? न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होगा चार्ज नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर जाएगा। तो न्यूक्लियस से लव कौन करेगा? न्यूक्लियस है पॉजिटिव और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा नेगेटिव। इट मीन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इट मीन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे कि जो भी नेगेटिव आयंस होते हैं या फिर जिसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज NU नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है और यहां पर हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया ये, ठीक है ना, X4 हैलाइड। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बनेगा यहां पर? NuC प्लस X। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया सबस्ट्रेट, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द लीविंग रिएजेंट। लिविंग रिएजेंट, ये लीव करके जा रहा था एल्काइल हैलाइड को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिविंग रिएजेंट। इज इट क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट एम्बिडेंट, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? What are ambident? What are ambident nucleophile? Ambident nucleophiles क्या होते हैं? What are ambident nucleophiles? ठीक है ना। बेसिकली ambident nucleophiles वो होते हैं जिनके दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं। The groups like cyanide and nitro, which have two nucleophilic center, जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे वो एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। मैंने कहा साइनाइड और नाइट्रो। साइनाइड देखो कैसे, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहां पर लोन पेयर है। अब यहां पर दूसरी बात करते हैं हम NO2। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, ये साइनाइड जो है ये जो CN ग्रुप है ये C से भी कनेक्ट कर जाएगा और N से भी कनेक्ट कर जाएगा। मतलब कि अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर जो बॉन्डिंग बनती है मॉलिक्यूल के साथ वो या तो C के साथ भी बन जाएगी और नाइट्रोजन के साथ भी बन जाएगी, किसी के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है। कि यहां पे देखो कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहां पर दोनों के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है।
यहाँ पे दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन से दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में वो दो जगहों से रिएक्ट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली NO2 नेगेटिव, सॉरी, तो यहाँ पर NO2 नेगेटिव में क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ भी कनेक्ट कर सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी कनेक्ट कर सकता है, तो दैट इज व्हाई NO2 इज आल्सो कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर साइनाइड एंड नाइट्रो ग्रुप आर द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दे हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। बट एक बारी में एक ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से अटैक होगा, यानी कि दोनों के साथ एक साथ बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ ना, एक बारी में बॉन्डिंग में एक ही पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वो किधर से भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कार्बन से भी और नाइट्रोजन से भी। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल कंटिन्यू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इज इट क्लियर? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।